नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बन रही है बात। यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच के साथ भारतीय अधिकारियों की मुलाकात। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी। ऑटो, रियलिटी, इंफ्रा शेयर्स में तेजी। फेड की बैठक से पहले सोना चांदी में तेजी। चांदी 1,30,000 के पार, सोना भी 1,10,000 के ऊपर कायम। बाजार को अमेरिकी ब्याज दरों में 0.25% कटौती की उम्मीद। गुजरात के जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने दी क्लीन चिट। अथॉरिटी वनतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट। एसआईटी की टीम के मुताबिक वनतारा ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा, सबका पालन किया। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा। जहानाबाद से 10 जिलों का सफर तय कर 20 सितंबर को वैशाली पहुंचेंगे तेजस्वी। यात्रा में शामिल नहीं होगी कांग्रेस। हिमाचल से उत्तराखंड तक भारी बारिश से तबाही। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से आफत। मंडी बस स्टैंड पर कई गाड़ियां सैलाब में बहीं। शिमला में लैंडस्लाइड के बाद जगह जगह रास्ते बंद। एशिया कप में हैंडशेक मामले में पाकिस्तान को झटका। आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने की पीसीबी की मांग की खारिज। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात बनती हुई दिखाई दे रही है। आज दिल्ली में यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम के साथ वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हो रही है। भारत की तरफ से चीफ नेगोशिएटर और उद्योग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल और इनकी टीम इस बैठक में शामिल है। तो ये बातचीत कितनी अहम है जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, काफी अहम बैठक इसे माना जा रहा है, खास तौर पर भविष्य में अमेरिका और भारत के आपसी व्यापारिक रिश्ते किस तरह से रहेंगे। कहा जा सकता है कि उसकी रूपरेखा काफी हद तक इस बैठक पर निर्भर करती है। देखिए, अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बैठक के बाद यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील की तारीख तय हो जाएगी या फिर ये तय हो जाए कि भारत किन किन सामानों पर ड्यूटी में रियायत देगा या फिर अमेरिका भारत के किन किन सामानों में ड्यूटी में रियायत देगा, तो मुझे लगता है बेमानी होगी। इस तरह की डिटेल इस बैठक से निकल कर आने की संभावना या फिर कह सकते हैं उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की बैठकों जो होती है अलग अलग, तो उसमें अलग अलग राउंड की बैठक होती है। तो छठे राउंड की बैठक होनी थी, ये छठे राउंड की बैठक नहीं है। दरअसल छठे राउंड की बैठक होने से पहले की एक बैठक है, ये सिर्फ एक दिन की बैठक है। और इस बैठक पे मोटे तौर पे ट्रेड डील को लेकर जो डिटेल बातचीत होनी है उसकी ज़मीन तैयार की जाएगी, एक तरह से कह सकते हैं। या फिर ये कहें कि 50% टैरिफ लगाने के बाद जो एक तरीके के ठहराव आ गया था दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत को लेकर, वो ठहराव दूर हो रहा है, क्योंकि उस 50% ड्यूटी लगाने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएस के चीफ नेगोशिएटर और उनकी टीम, भारत के चीफ नेगोशिएटर जो कि राजेश अग्रवाल और उनकी टीम, दोनों आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत से पहले 2-3 चीज़ें जो हुई वो एक तरीके से कहें बहुत ही सकारात्मक संदेश दे गया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ये कहा कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील जो होनी है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, इस बात का उन्हें भरोसा है, तो जाहिर तौर पर ट्रेड डील की तरफ बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और उस मायने में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के 9 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर जाते हुए क्लोजिंग ली। और मार्केट की पूरी जानकारी अब जानते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज के बाजार का हाल।
तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन आज के सत्र की अगर बात करी जाए तो अच्छे खासे गेन्स के बाद आज हमें क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी में जहां पे कल हमें कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिला था, वापस से आज एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा सपोर्टिंग मेंबर यहां पे बन के खड़ा हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह में जो गेन्स है हमें अच्छे खासे देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। अगर मॉर्निंग से ही बात करें हम तो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच में ऑटो ने अच्छी खासी आज के सत्र में रैली दिखाई है। स्टॉक स्पेसिफिक में अगर आप देखेंगे तो दो स्टॉक ऑटो से ही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ में मारुति सुजुकी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहां पे भी अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले हैं। लूजिंग पॉकेट में बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, श्रीराम फाइनेंस और साथ में एशियन पेंट्स में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं मिड कैप की कि यहाँ का जो एक्शन है किस तरीके का देखने को मिला है। सबसे पहले देखते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स। ये खबरों में कल से बना हुआ है, इसका अगस्त का डेटा आया था जिसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। सुंदरम फाइनेंस 3.5% के गेन्स यहाँ पे देखे गए हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा खबरों के दम पे ये तेजी और साथ में बालकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पे भी करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक की अगर बात कर ली जाए तो देखिए इंडियन होटल्स यहाँ पे करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। बीएससी में 1.5% की और मैक्स हेल्थ केयर की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 1.25% का डाउनसाइड और मैक्स फाइनेंशियल में करीब 1% का डाउनसाइड देखने को मिला है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात कर ले तो मेजॉरिटी ऑफ जो सेक्टर्स हैं हमें पॉजिटिव नोट में बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया ने मार्केट आउटलुक पर सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की और इस दौरान ज्योतिवर्धन जयपुरिया ने बैंकिंग सेक्टर में निवेश की संभावनाएं जताई। बैंक्स में क्या है ना कि ये क्वार्टर भी थोड़ा निम्न धीमा ही रहेगा, क्योंकि ये जो है ना रेट कट आया है उसके कारण निम्स पे काफी प्रेशर पड़ रहा है। हम लोग का अनुमान है कि अगले क्वार्टर से थोड़ा सा निम में पिकअप होएगा और जो मार्च क्वार्टर है उसमें निम्स है ना बेहतर होंगे। वो जब होएगा तो फिर है ना बैंक्स में थोड़ा तेजी आएगा। अभी थोड़ा यदि देखें तो बैंक्स एक तरह से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। वैल्यूएशन में काफी बैंक सस्ते हैं, तो हम लोग डिप्स पे बैंक्स ले रहे हैं 1 साल के व्यू से कि भाई खराब न्यूज पे स्टॉक प्राइस यदि घटता है तो वो है ना वहां पे एक मौका मिलता है कि लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए वहां पे है ना बैंक्स की खरीदारी कर सके। चलिए अब बात करते हैं सोने चांदी की कीमतों की, जो लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। आज भी सोने ने नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ, वहीं चांदी भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। सोने चांदी में और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है जानते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे सोने चांदी में जो तेजी का ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है कब तक ये जारी रह सकता है? शुक्रिया। बहुत ज़्यादा तेज़ी हम ऑलरेडी यहाँ पर सोने चांदी में देख चुके हैं। अगर आज की ही बात की जाए तो सोना ऑलमोस्ट $3700 प्रति आउंस पे गया और चांदी ने नया 14 साल का हाइज बनाया जो कि ऑलमोस्ट $43 प्रति आउंस पर है। और भारतीय बाज़ारों की अगर बात की जाए तो जी हाँ, सोना भारतीय बाज़ारों में 1,11,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँच गया है और चांदी में हमने 1,30,000 रुपये प्रति किलो तक ये प्राइसेस जाते हुए देखे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ऑफकोर्स यूएस की फेड मीटिंग है जो आज शुरू हो जाएगी। ये 2 दिन की मीटिंग है और कल यहाँ पर अनाउंसमेंट आएगी। बाजार एक चीज़ फैक्टर इन कर चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती की अनाउंसमेंट यहाँ पर यूएस फेड कर सकता है, तो उसका फ़ायदा ऑलरेडी सोने चांदी ने उठाया है। साथ ही साथ अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो 2 महीने के लोज पर है, तो जब जब डॉलर गिरता है हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना चांदी बढ़ता है। एग्जैक्टली वही होता हुआ नजर आ रहा है। एंड इन एनी केस ग्लोबल मार्केट्स में इतना कुछ हो रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास अभी भी जारी है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर टैरिफ्स लगते हुए देखे हैं, उसका इम्पैक्ट बाजार अभी भी देख रहा है। हमने यहाँ पर डेट की सिचुएशन वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए देखी है। यूएस का डेट $36 ट्रिलियन है, तो मार्केट्स को लगता है कि ये कैसे यूएस चुका पाएगा, तो इससे अच्छा है सोना खरीद लिया जाए, तो वो भी एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर सपोर्टिव हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड, ETF बाइंग, ग्लोबल सेंट्रल बैंक भी यहाँ पर सोना ले रहे हैं, तो इन सब का फ़ायदा हमने सोने में आता हुआ देखा। अब आगे जाते हुए ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और तेज़ी यहाँ पर दोनों में ही देखने को मिल पाएगी। 2026 में शायद कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आए, लेकिन 2025 यहाँ पर अभी भी तेज़ी का साल है। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, अगर आप इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो आज आपके लिए आखिरी मौका है। सरकार ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR भरने की तारीख में 1 दिन का एक्सटेंशन दिया है। आमतौर पर ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई तक होती है। पहले सरकार ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर तक किया था। इस बार 15 सितंबर तक 7 करोड़
30 लाख रिटर्न भरे गए हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बचे हुए लोगों को एक और मौका दिया है और अंतिम तारीख 16 सितंबर तक कर दी है। हालांकि लोगों ने आखिरी वक्त में रिटर्न पोर्टल में दिक्कतों की शिकायत भी दर्ज की थी। इस पर विभाग की तरफ से सफाई जारी की गई है। 16 सितंबर के बाद भी आप ITR भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1000 से लेकर 5000 तक लेट फाइन भरना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख होगी 31 दिसंबर 2025। तो देरी करने पर बकाया टैक्स पर ब्याज भी भरना पड़ेगा। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर ट्राई की सिफारिशों से सहमत नहीं है। कमीशन ने ट्राई से सिफारिशों पर सफाई मांगी है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, आज काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इस लिहाज से डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की, क्या कुछ हाईलाइट्स इस बैठक की रही हैं? देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मई के अंदर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की सिफारिश की थी और ये कहा था कि जो कंपनी 4% की AGR पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया जाए। दूरसंचार विभाग पिछले कुछ महीनों से इसके ऊपर विचार कर रहा था। जो हम सूत्र बता रहे हैं कि आज डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की अहम बैठक होने वाली है। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन 5 मंत्रालयों के सचिवों का एक समूह है जो कि इस सिफारिशों के ऊपर विचार करेगा और इन प्रिंसिपल इन सिफारिशों को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उनको वापस भेजा जा सकता है और ट्राई से उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है। ये भी बता दूं कि अगर डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन इन सिफारिशों को इन प्रिंसिपल परमिशन दे देता है तो जल्दी आप भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं की शुरुआत होते हुए देख सकते हैं। अभी 3 कंपनियां हैं जिसमें कि स्टारलिंक है, OneWeb है और रिलायंस जियो है, जिनके पास की ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने का लाइसेंस है। ये कंपनियां स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार कर रही हैं। तो एक बार यहां से इनको क्लियरेंस मिल जाता है तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर आप इन सभी कंपनियों की सेवाएं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू होती हुई देख सकते हैं, जिससे कि दूर दराज के इलाकों में आप आसानी से ब्रॉडबैंड मिलता हुआ देख सकते हैं। जी, शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब खबर बिहार से। चुनावी सीजन में सियासी पारा यहां गर्म हो गया है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब RJD बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। तेजस्वी यादव की ये यात्रा 5 दिनों तक चलेगी। यात्रा के दौरान वो बेरोजगारी, पलायन, किसानों के मुद्दे को उठाएंगे। 20 सितंबर को इसका समापन वैशाली में होगा। ये यात्रा बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगी। लेकिन इस यात्रा की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इस दौरान तेजस्वी अकेले यात्रा पर होंगे और कांग्रेस इससे दूर रहेगी और इसलिए इसे कांग्रेस और RJD में खटपट की तरह भी देखा जा रहा है। नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माँओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है, ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है। साथ ही आपको बता दें, बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। इस बीच तेजस्वी यादव के 243 सीट पर खुद के नाम पर वोट मांगने वाले बयान ने हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि खुद को CM चेहरा घोषित करने में हो रही देरी से नाराज तेजस्वी ने यह बयान जानबूझकर दिया है और क्या अब वो राहुल गांधी पर सीधे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सीट बंटवारे पर महागठबंधन में बड़ी बेचैनी। सीट बंटवारे पर RJD कांग्रेस में बड़ी तनातनी। राहुल गांधी पर दबाव बनाने की तेजस्वी की नई चाल। तेजस्वी यादव और RJD ने पूरी कोशिश की कि चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए। नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन की तरफ से एक स्पष्ट चेहरा बिहार की जनता के सामने रखा जाए और वो चेहरा उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी का हो। यही वजह है कि तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी को PM बनाने वाला बयान दे दिया। RJD को उम्मीद थी कि इसके बदले में कांग्रेस तेजस्वी को स्वाभाविक रूप से बिहार की कमान सौंपने का ऐलान कर देगी, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी राहुल गांधी के पीछे साए की तरह जीप पर खड़े जरूर रहे, लेकिन राहुल गांधी उनको चेहरा घोषित करने से परहेज कर गए। यहाँ तक कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सीधा सवाल हुआ तब भी उन्होंने उसे टाल दिया। यही वजह है कि अब खुद तेजस्वी ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ाते हुए ये बयान दे दिया है।
243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। दरअसल वीआईपी पार्टी पशुपति पारस और हेमंत सोरेन के लिए सीटों का इंतजाम करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों को अपनी सीटें छोड़नी होंगी। जाहिर है पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होने का अंदेशा है। यही नहीं, इस बार कांग्रेस अब उन सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है जहां उन्हें जीत की उम्मीद है। साथ ही वो आरजेडी की परंपरागत सीटों पर भी दावा ठोक रही है। इस बात से भी आरजेडी अंदर खाने नाराज है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी ने भी अपना चुनावी रथ लॉन्च कर दिया है। इस रथ का स्लोगन है चलो जीते हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम में रथों को रवाना किया गया। इस रथ में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसमें पीएम की लघु फिल्में चलेंगी। प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर अब तक के सफर को लघु फिल्म के जरिए दिखाया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटी हैं और यह तस्वीर पटना के गांधी मैदान का है जहां से आज रथ रवाना किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये रथ जिसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है चलो जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और यह रथ बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। रथ को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ऊपर में लिखा है चलो जीते हैं, हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं। और ये बड़ा एलईडी लगा हुआ है और दूसरे हिस्से में जो इसका रथ का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ भी एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी के भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी भारत का होगा जिस भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई अशिक्षित और न कोई बेघर। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र इसे पूरा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इस रथ के जरिए यह संदेश दिखाने की कोशिश की जा रही है, यह बताने की भी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी बचपन से लेकर और यहाँ तक पहुँचे और फिर किस तरह से वो देश में विकास किए। ये सब कुछ इस लघु फिल्म के जरिए दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है और बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ जाएगा। और आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। खासतौर पर बिहार की चुनावी महाभारत पर होगी चर्चा, तो जरूर देखिए बैटल ऑफ बिहार शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जामनगर के वनतारा प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि वनतारा में जीव जंतुओं की देखभाल सही तरीके से हो रही है। कोर्ट ने कहा कि वो वनतारा में रखरखाव और व्यवस्था से संतुष्ट है। लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद अब वनतारा को क्लीन चिट मिल गई है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अब इस मामले को बार बार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि एसआईटी की निष्पक्ष जांच पर उसे भरोसा है। आपको बता दें कि यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब कोल्हापुर के जैन मठ से हाथी माधुरी को वहां भेजे जाने के खिलाफ 2 याचिकाएं दायर की गई थी जिन पर कोर्ट ने 26 अगस्त को एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। पूरा विवाद बेवजह खड़ा हुआ है। ये विवाद वनतारा को टारगेट करने के लिए खड़ा किया गया था। इस विवाद में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी दोनों ने ऑलरेडी कह दिया है। इसका यही मतलब है कि ये विवादों में कोई तथ्य नहीं था। अब खबर उत्तराखंड से, जहां देहरादून में आज सुबह फिर बादल फटा। जो तस्वीरें उत्तराखंड से आ रही है वो डराने वाली है। बादल फटने से तमसा, टोंस और सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर भर गया। आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कें जलमग्न हो गईं, कई दुकानें तेज बहाव में बह गईं। भूस्खलन से कई घर मलबे में तब्दील हो गए। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून का पूरा जो हालात है उसका जायजा लिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें सहस्त्रधारा की हैं।
जहां सोमवार रात बादलों के फटने के बाद सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाले होटल और रिसोर्ट तबाह हो चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां और ढांचे देखते ही देखते बह गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। बादल फटने की विनाश लीला सितंबर की बारिश में पहाड़ों की नाजुक तस्वीर को फिर से सामने ले आई। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ तूफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। तबाही की ये तस्वीर लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। सहस्त्रधारा मंदिर परिसर तक पानी और मलबा घुस आया। कई छोटे ढांचे बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। फिलहाल इलाके को खाली करा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि असली नुकसान का आकलन मौसम साफ होने के बाद किया जा सकेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच प्रशासन ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की यह घटना उत्तराखंड में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भयावह कहानी को दोहराती है। सैलानियों के लिए मशहूर ये इलाका अचानक एक बड़ी तबाही का गवाह बना है। टूटे रिसोर्ट्स, बिखरी गाड़ियां, हर तस्वीर बता रही है कि कुदरत के कहर की तस्वीरें कितनी डरावनी हो सकती हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहां भी बारिश ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। राजधानी शिमला, मंडी और अन्य इलाकों में भारी बारिश से तबाही हुई है। जगह जगह भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें, बिजली ट्रांसफार्मर बंद है। मंडी जिले में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत की खबर है। धर्मपुर में भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। धर्मपुर का पूरा बस स्टैंड जलमग्न हो गया। 20 से ज्यादा बसें पानी में पूरी तरह से डूब गई। कई वाहन और दुकानें भी सैलाब की चपेट में आ गई। चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि की। कुछ ही दिन दूर ये नवरात्रि का त्योहार है और हर साल नवरात्रि में गरबा के लिए ड्रेस का लुक बदल जाता है। इस साल चनिया चोली और अन्य ड्रेस में क्या है खास ट्रेंड, बता रहे हैं अहमदाबाद से संवाददाता केतन जोशी। एक जैसी दिखने वाली नवरात्रि की पोशाकों में अनोखी बारीकियां होती हैं। ड्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक विंटेज वर्क, मिरर वर्क से मढ़ा हुआ है। खास बात यह है कि गजी वर्क ड्रेस बनाने के पीछे महीनों लगते हैं। 3500 से 5000 की रेंज वाली ये ड्रेस इस बार गरबा में धूम मचाएगी। क्रिएटर्स ने कुछ यूनिक ड्रेस भी बनाए हैं। बार नवरात्रि के खिलैया के लिए मैंने बंदेज ब्लाउज विथ पटोला लहंगा मैंने कॉम्बिनेशन लिया है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस है। ऑल ओवर वर्ल्ड मैंने यूएस में भी बहुत जाता है, दुबई में भी उसकी डिमांड बहुत है। और उसके साथ मैंने कच्छी वर्क का भी यूज़ किया है। कच्छी वर्क के पैचेस, ब्लाउजेस मैंने उसके साथ लगाए हैं। नवरात्रि ड्रेस का 2 तरह का मार्केट है, मीडियम रेंज और हाई रेंज ड्रेस। कई क्रिएटर्स ने गजी वर्क के साथ साथ गुजरात के कच्छ इलाके की हैंड वर्क डिजाइन को महंगे रोमन सिल्क और कॉटन पर उतारा है, जो 7 समंदर पार भारतीयों को खूब पसंद आ रहा है। हालांकि ऐसे ड्रेस की कीमत 12,000 से 20,000 रुपए तक रहती है। नवरात्रि में तो आप पहन ही सकते हैं विथ चनिया, और नवरात्रि के बाद भी पूरे साल आप इसको ऐसा नहीं कि पड़ा रहेगा, इसको आप जीन्स के साथ, स्कर्ट के साथ, इवन किसी को ऐसा हो कि पार्टी में कुछ नया लुक देना है तो आप साड़ी के साथ भी ये पहन सकते हो, लुक अपना इनहांस कर सकते हो। 9 दिन तक गरबा में लोगों की चाहत खास ड्रेस पहनने की रहती है, इसीलिए हर साल इसका मार्केट बदलता रहता है। नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का त्योहार ही नहीं है, लेकिन पूरे साल लाखों महिलाओं को इस तरह से आत्मनिर्भर करने का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी बन चुका है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। नीति आयोग ने भारत का एआई रोड मैप पेश किया है। क्या भारत बनेगा ग्लोबल एआई टैलेंट हब, और इस एआई क्रांति से आज के युवा कैसे जुड़े, इन सभी मुद्दों पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर देखें।